दोस्तों पोर्टफोलियो में एक स्टॉक गिरा 40%, दूसरा गिरा 50% और तीसरे की तो पूछिए मत 70% के आसपास की गिरावट हो गई। ऐसे में क्या प्राइस के गिरने से कोई स्टॉक सस्ता हो जाता है या फिर करेक्शन किसी बड़े प्रॉब्लम का सिग्नल होता है? बात करेंगे दो स्टॉक्स के साथ डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो मार्केट में जब भी करेक्शन आती है तब यही सवाल होता है मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स का कि अब कौन सा स्टॉक खरीदे। देखिए, कौन सा स्टॉक खरीदे ये हमारा सवाल नहीं होना चाहिए। हमारा सवाल होना चाहिए कि अगर हम किसी स्टॉक को खरीदने के लिए देख रहे हैं तो उसमें किन बातों का हमें ध्यान रखना होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वैल्यूएशंस हाई हो जाती हैं तो प्राइसेस गिर जाते हैं, लेकिन कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड इंटैक्ट रहते हैं। तो ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना होना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहली कंपनी है, जो पहला स्टॉक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो आप ध्यान दीजिए। तो इसके बिजनेस सेगमेंट में लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी कंपनी है। अब एनबीएफसी का बिजनेस खास तौर पे इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है कंपनियों का, और साथ ही साथ अगले 10, 15, 20, 25 सालों में क्या ग्रोथ रह सकती है, ये पहली बात तो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में ये जो कंपनी है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एनर्जी कंपनी, ये पर्टिकुलर कंपनी आप देखिए तो कर क्या रही है। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए फाइनेंसिंग का काम कर रही है, राइट। इसके साथ ही साथ जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो गया, या पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो सिस्टम्स हो गए, या इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो लोन सैंक्शंस वगैरह करती हैं ये कंपनी, आने वाले समय में ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज या ये पर्टिकुलर जो भी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज है, इनकी क्या डिमांड रह सकती है, इस पर खास तौर पर निर्भर करेगा कि कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं। और इसके साथ ही साथ इस पर निर्भर करेगा कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक्स कैसे रह रहे हैं। ठीक, ये तो हो गई इंपॉर्टेंट बातें। अब यहाँ पे फंडामेंटल्स देख लेते हैं इरेडा के। तो आप देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मात्र 9% का, डिविडेंड यील्ड 0.50% है। कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी यहाँ पे 5.65 है। अब जनरली मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती है, खासतौर पे कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डेट टू इक्विटी 1 से ज़्यादा ही देखने को मिलता है। बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स आप उठा लेंगे तो 1 से ज़्यादा ही डेट टू इक्विटी रहता है। तो जहाँ पे एनपीएज वगैरह एसोसिएटेड होते हैं, जहाँ पे लोन्स की बातें होती हैं, सैंक्शंस की बातें होती हैं, वहाँ पे डेट टू इक्विटी ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 3 का है। सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 22% के आसपास रहा है। इसके साथ ही साथ प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17 का है, एंड पीजी रेशियो यहाँ पे 0.59 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखें इरेडा का, तो 2015 में 1100 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे सेल्स था और नेट प्रॉफिट 272 करोड़ रुपए के आसपास था। 2022 में ये 2860 करोड़ का सेल्स हो गया, एंड 272 से बढ़ के यहाँ पे 634 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हो गया। अब दोस्तों 2022 के बाद आप देखिए 2026 तक तो करीब करीब 3 गुना के आसपास यहाँ पे सेल्स बढ़ चुकी है, एंड करीब करीब 3 गुना के आसपास यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ चुकी है। तो कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ रही है, प्राइसेस में गिरावट हो रही है, तो यहाँ पे कुछ अदर रीजन्स हो सकते हैं प्राइसेस में गिरावट के, क्योंकि बिजनेस तो यहाँ पे इंटैक्ट है, कंपनी की सेल्स अभी भी ग्रो कर रही है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी ग्रो कर रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी कुछ सर्टेन सेक्टर्स में ही गिरावट हमें ओवरऑल देखने को मिलती है, एंड सेंटीमेंट ड्रिवन हमें कहीं ना कहीं से ओवरऑल प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं। तो 2023 में आप देखिए 75% के आसपास प्रमोटर्स थे, यहाँ पे 18% पब्लिक थी, और 6% के आसपास यहाँ पे एफआईज एंड डीआईज देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट क्वार्टर में, लेटेस्ट डाटा के हिसाब से इनफैक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 71% के आसपास प्रमोटर्स हो चुके हैं, 23% पब्लिक है, और यहाँ पे अभी भी 5-6% के आसपास एफआईज एंड डीआईज हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि प्राइसेस में गिरावट क्यों हो रही है। देखिए, प्राइसेस में गिरावट एन नंबर ऑफ रीजन से होती है। हमने रिसेंटली देखा है कि ट्रम्प साहब आते हैं और कुछ ना कुछ कहते हैं, मार्केट में गिरावट हो जाती है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण होता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 30, 40, 50 के ऊपर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनमें गिरावट देखने को मिलती है। कई तरह के कारण होते हैं जिनकी वजह से स्टॉक के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलती है। अब कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई सर्टेन स्टॉक 50 रुपये से बढ़कर सीधे सीधे 300 रुपये पहुँच गया। अब ये इरेडा 50 रुपये से 300 रुपये, तो
अब इसमें क्या होता है कि एक तो प्राइस बढ़ा, अर्निंग्स अगर उसी रेट से ग्रो नहीं कर पा रही तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वहाँ पे ओवर वैल्यूड की तरफ चला जाएगा। दूसरा क्या होगा कि जो 50 रुपये से 300 रुपये तक गया, राइट, जिसमें 6 गुना के आसपास मल्टी अगर दिख रहा है उसको, तो वो क्या करेगा, वो प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेगा। तो ये सब क्यूमुलेटिव जो कारण होते हैं, राइट, इनकी वजह से शेयर प्राइसेस में गिरावट होती है। डज दैट मीन कि कंपनी के फंडामेंटल्स ख़राब हो गए? नॉट, राइट। तो हमेशा प्राइस में जब गिरावट हो रही होती है तो कंपनी के फंडामेंटल्स, बिजनेस क्या चेंज हो रहे हैं या नहीं, ये देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं एनसीसी की। तो एनसीसी क्या करती है? कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट की कंपनी है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, वाटर एंड एनवायरनमेंट हो गया, इसके साथ ही साथ माइनिंग, रेलवेज, इरिगेशन, इन सब के लिए इनके पास प्रोजेक्ट्स रहते हैं। अब यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो रेवेन्यू की बात होती है जब भी, तो कंस्ट्रक्शन से इनको करीब करीब यहाँ पे 80% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर मंदी आई या ठंडक रही तो ऐसे में क्या होता है कि कंपनियों के, जो कंपनियाँ कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं से गिरावट देखने को मिलती है, राइट। कोल एंड माइनिंग से बाकी रेस्ट यहाँ पे देखें तो 20% के आसपास कोल माइनिंग, स्मार्ट मीटर्स, टनल्स, रियल स्टेट, इन सब से इनको रेवेन्यू जनरेट होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो इनके पास करीब करीब 81,000 करोड़ रुपए के आसपास ऑर्डर बुक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका देखिए और ऑर्डर बुक देखिए। ऑर्डर बुक से हमें क्या पता चलता है कि आने वाले समय में इनके पास रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेस हैं या नहीं। तो कंपनी चलती कैसे है? रेवेन्यू जनरेट करती है, रेवेन्यू पे एक्सपेंसेस वगैरह को हटा के, इंटरेस्ट, टैक्सेस वगैरह को हटा के कहीं ना कहीं से हम देखते हैं कि कंपनी एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो अगर कंपनी के पास ऑर्डर बुक्स है तो इसका मतलब क्या है? सीधे सीधे उसके पास रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेस हैं, राइट। यहाँ पे करीब 81,000 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम फंडामेंटल्स पे ध्यान दें एनसीसी के, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 9% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% है, डिविडेंड यील्ड 1.53% है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.44 है, पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 4 का है, लेकिन सेल्स ग्रोथ मात्र 7% का रहा है पिछले 7 सालों में। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 12 का है एंड पीजी रेशियो यहाँ पे 2 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड पर, तो 2015 में करीब 9,500 करोड़ का सेल्स था, 48 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। 2022 में ये बढ़ के 11,000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ एंड 494 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। 2026 की अगर हम बात करें तो 2026 में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेल्स है, राइट, करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास थी एंड नेट प्रॉफिट यहाँ पे करीब 724 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। अब ध्यान दीजिए पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आई है एंड इवन सेल्स में भी गिरावट आई है। तो ये कंस्ट्रक्शन सेगमेंट्स की जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास, उनमें कहीं कोई डिमांड में कमी तो नहीं देखने को मिली, ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो 2023 में प्रोमोटर्स करीब 22% थे, इसमें 42% पब्लिक थी और यहाँ पे करीब 34-35% के आसपास FIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 23% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 47% पब्लिक है और यहाँ पे अभी 28-29% के आसपास हमें FIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। जनरली होता क्या है कि FIs कभी आते रहते हैं, कभी जाते रहते हैं, DIs कभी आते हैं, कभी जाते हैं, बट मोर ओवर प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं इस पे हमें ध्यान दे के चलना चाहिए। तो पिछले कुछ क्वार्टर से प्रमोटर्स थोड़ी बहुत करके अपनी शेयर होल्डिंग्स बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि चलिए 2 स्टॉक हमने डिस्कस किया, स्टडी कर के पर्पज़ से अगर हमारे पास स्क्रीनर है तो किन तरह के स्टॉक्स हम एनालाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए जनरली हम क्या करेंगे, स्क्रीनर पर जाएंगे और यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे कि हाई प्राइस ऑल टाइम माइनस करंट प्राइस, इसको हम डिवाइड करेंगे हाई प्राइस ऑल टाइम से। सो बेसिकली इसको हाई प्राइस एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा कि हाई प्राइस ऑल टाइम मतलब मान लीजिए यहाँ पे हाई प्राइस किसी कंपनी का 150 रुपये का, ठीक, करंट प्राइस मान लेते हैं यहाँ पे कंपनी का 70 रुपये का। तो अब यहाँ पे क्या है कि 150 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 150, इसी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वो परसेंटेज निकल के आ जाएगा जितने परसेंट से करेक्शन हुआ है पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर ग्रेटर देन 50% मैं देखूँ तो मुझे ऐसे स्टॉक्स यहाँ पे मिलेंगे जिनमें कि ऑल टाइम हाई से 50% या ज़्यादा से गिरावट हुई है। अब ऐसे में मेरे पास जंक स्टॉक्स भी आ जाएंगे। जंक स्टॉक्स इन द सेंस जैसे कि आरकॉम हो गया, आरकॉम
पिछले कई सालों से उनमें गिरावट हो रही, राइट, 200-300 से गिरावट होती जा रही है। तो अब मेरे लिए यहाँ पे सेंस नहीं बनता, राइट, कि मैं ऐसी कंपनियाँ भी स्टडी करूँ जो कि पिछले 15-20 सालों से ये ऑल टाइम हाई लेके बैठी हुई हैं और वहाँ से गिरती हुई चली आ रही हैं। तो उसको कैसे यहाँ पे नेगेट करना है, उसको आगे हम यहाँ पे समझेंगे। सो यहाँ पे इंटू 100 ग्रेटर देन 50 अगर हम इसको रन करेंगे, राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2908 कंपनियाँ ऐसी निकल के आ रही हैं जो कि ऑल टाइम हाई से 50% या उससे ज़्यादा क्या करेक्शन दिखा चुकी हैं। मुझे 2900 कंपनियां तो नहीं चाहिए, राइट, स्टडी करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, राइट, अपनी क्वेरी। यहाँ पे मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 5000 करोड़ रख दूंगा कि मुझे ऐसी छोटी मोटी कंपनियां नहीं चाहिए कि जो कि 100 करोड़ की हैं और वो पिछले 8-10 साल से गिरी हुई हैं, ठीक। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखूंगा पिछले 5 सालों का, सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन 12% एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ पिछले 5 सालों का ग्रेटर देन 10, ठीक है। इसके साथ ही साथ एवरेज डिविडेंड पे आउट 5 ईयर्स का ग्रेटर देन एटलीस्ट 10 CR। अब यहाँ पे इसको जब मैं रन करता हूँ, राइट, तो मेरे पास मात्र 23 कंपनी यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अब ये किसी तरह का अगेन रिकमेंडेशंस नहीं है। सो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम चीज़ों को रिफाइन करते हैं, राइट, तो फिर ऐसे केसेस में हम अपनी एनालिसिस को और स्ट्रिंजेंट बना रहे होते हैं। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखिए कि हर गिरा हुआ स्टॉक अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, वहीं पे हर ऑल टाइम हाई वाला स्टॉक एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में प्राइस एक जगह होती है, वैल्यूएशंस दूसरी जगह होती है। हमेशा फंडामेंटल्स के साथ प्राइस एंड वैल्यूएशंस को जज करते हुए हम इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी सवाल हो आपका तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।